नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। बिहार में प्रचंड जीत के बाद सरकार गठन की तैयारी में एनडीए। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की विधायक दल की हुई बैठक। प्रफुल्ल मांझी चुने गए नेता। करारी हार के बाद लालू परिवार में बढ़ी तकरार। रोहिणी आचार्य ने छोड़ी राजनीति और घर। भाजपा ने पूछा, जिस परिवार की बेटी घर में सुरक्षित नहीं, वो राज्य को क्या देंगे सुरक्षा। दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय प्रेस परिषद प्रमुख न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और एल मुरुगन रहे मौजूद। भ्रामक खबरों से निपटने और प्रेस की विश्वसनीयता बढ़ाने पर दिया जोर। दिल्ली धमाके में लगातार हो रहे हैं नए खुलासे। घटनास्थल से मिले 9 mm के 3 कारतूस। अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 मामले दर्ज। 200 से ज्यादा डॉक्टर्स रडार पर। टोक्यो डेफलिम्पिक के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। भारत के नाम 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में निर्वाचित सदस्यों की सूची राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दी गई है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद ने यह सूची और इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना राज्यपाल को सौंपी। बिहार में एनडीए के पक्ष में आए एक तरफा नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कल रात दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संजय झा और ललन सिंह से मुलाकात के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। बिहार में भाजपा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी विनोद तावड़े ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दिल्ली में हुई इस बैठक को सरकार गठन की चल रही चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आज बिहार में भाजपा ने अपने सभी विधायकों को कार्यकर्ता और जनता के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। इसके बाद एनडीए के सभी विधायकों को पटना हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिलहाल अपना इस्तीफा औपचारिक तौर पर राज्यपाल को नहीं सौंपा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगले सप्ताह का राजनीतिक कैलेंडर तय माना जा रहा है। इसमें जेडीयू, भाजपा, हम और आरएलएम के विधायक दल की बैठकें होंगी। इनमें नेता चुनने और नए समीकरणों पर चर्चा होगी। इनमें मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक भी होनी है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एनडीए की घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक में प्रफुल्ल मांझी को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद प्रफुल्ल मांझी ने कहा कि चुनाव में हमें 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। हमने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। राज्य की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार को देखकर यह मतदान किया है। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले प्रचंड जनादेश के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे के साथ है। बिहार की जनता ने बता दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ में है। उन्होंने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के झूठे एजेंडे और झूठे प्रचार का एक पर्दाफाश कर दिया है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 फाड़ हो चुके हैं। कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। आरजेडी के अंदर परिवार वर्सेस परिवार चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले ही ये प्रेडिक्ट किया था कि बिहार के नतीजे विकास के पक्ष में आएंगे और परिवारवादी और कांग्रेस के अंदर आपसी लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये जीत
भारत की महिलाओं की जीत है और युवा की जीत है। और बिहार के युवा और महिला ने बता दिया कि वो विकास की राजनीति को चाहते हैं। बिहार में विधानसभा नतीजों के बाद लालू परिवार की अंतर्कलह सुर्खियों में है। कल रोहिणी आचार्य के परिवार और पार्टी को त्यागने की घोषणा के बाद आज उन्होंने एक्स पर बहुत ही भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने अपने एक्स संदेश में लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लालू परिवार में मचे घमासान को लेकर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि यदि लालू की बेटी अपने ही घर में सुरक्षित और सम्मानित नहीं है तो बिहार की महिलाओं को यह पार्टी किस तरह से सुरक्षा दे पाएगी। लालू जी के परिवार का अंदरूनी मामला है, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पर एक सवाल मन में निर्माण होता है कि यदि लालू जी की बेटी अपने ही घर में सम्मानित, सुरक्षित और संरक्षित नहीं है, कुछ बाहरी लोग उनके ऊपर हमला करते हैं, चप्पल से हमला हो रहा है, गाली गलौज दी जा रही है, तो बिहार की बेटी और बिहार की महिलाओं को क्या ये पार्टी सम्मान, संरक्षण दे पाती? इसीलिए जनता ने बड़े विवेक के साथ ऐसी पार्टी को सत्ता से दूर रखा है जिनका केवल ध्येय है जंगल राज लाना। रोहिणी आचार्य राजनीति और परिवार छोड़ने के फैसले पर उनके भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, लालू प्रसाद का तिलिस्म उनके जीवन काल में ही खत्म हो गया। बेटी बहन को चप्पल से पीट रहा है। यह सामाजिक परिवर्तन है या लालू जी के परिवार का चारित्रिक पतन? वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कामना की है कि उनके परिवार के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार ने लालू और राबड़ी देवी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और इसे चिंता का विषय बताया। नीरज कुमार ने कहा कि रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता को किडनी दान की थी, उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया है। रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, रोहिणी के साथ हो रहा है। ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, आप उस घर के अभिभावक हैं। बोलिए कौन गुनाहगार है? बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों को घर जोड़कर रखने की नसीहत दी है। जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया, मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े
ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। घटनास्थल से जांच एजेंसियों को 9 mm के 3 कारतूस, 2 जिंदा और 1 खाली खोखा मिला है। चूंकि 9 mm कारतूस आम लोग नहीं रख सकते और इन्हें आमतौर पर सुरक्षा बल या पुलिस ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये बरामदगी जांच को नए मोड़ पर ले गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौके से कोई पिस्तौल या हथियार का कोई हिस्सा नहीं मिला है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कारतूस वहां कैसे पहुंचे और क्या ये विस्फोट के बाद I-20 कार से गिरे थे। साथ ही यह भी जांच हो रही है कि क्या ये कारतूस आतंकी उम्र के थे या ये पुलिस या अन्य एजेंसियों के किसी कर्मी के हथियार संबंधित मामला हो सकता है। केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मॉड्यूल के फंडिंग पैटर्न की भी पड़ताल कर रही है और हवाला या अवैध मनी चैनल की भूमिका से इनकार नहीं किया गया है। इसी सिलसिले में एजेंसियां देश भर के करीब 200 डॉक्टर्स की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, जिनमें से कईयों को हिरासत में लिया जा चुका है। इधर दिल्ली पुलिस ने विस्फोट मामले में हरियाणा के अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर्स सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही UGC और NAAC की ओर से सांकेतिक कथित अनियमितताओं के आधार पर विश्वविद्यालय के खिलाफ 2 अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं। अपराध शाखा की टीम ने ओखला स्थित कैंपस का दौरा किया और कई दस्तावेजों की मांग की है। पुलिस का कहना है कि संस्थान में गंभीर अनियमितताओं के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। दिल्ली मेट्रो के लाल किला स्टेशन के सभी गेट अब यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। कल गेट नंबर 2 और 3 को संचालन के लिए बहाल किया गया था। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद DMRC ने स्टेशन की सभी एंट्री और एग्जिट को फिर से खोलने की अनुमति दी है। दरअसल 10 नवंबर को लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ था, जिसके बाद एहतियातन पूरे स्टेशन को बंद कर दिया गया था। घटना के बाद दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और अन्य एजेंसियों ने स्टेशन और आसपास के क्षेत्र की कई स्तरों पर जांच की। सुरक्षा मूल्यांकन और क्लियरेंस मिलने के बाद DMRC ने सभी एंट्री और एग्जिट गेट खोलने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के नौगाम में हुए भीषण विस्फोट की जांच तेज हो गई है। रविवार को NSG की एक विशेष टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का व्यापक निरीक्षण किया। NSG की टीम ने घटनास्थल पर मलबे और अवशेषों की बारीकी से जांच की। अधिकारियों ने बताया कि यह जांच फॉरेंसिक रिपोर्ट की पुष्टि करने और धमाके की असली कारणों का पता लगाने के लिए की जा रही है। NSG टीम के पहुंचने के साथ इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अधिकारियों के मुताबिक धमाके की गंभीरता को देखते हुए जांच कई घंटों तक चलने की संभावना है। बता दें कि नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 32 लोग घायल हो गए थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में ब्लास्ट में किसी भी साजिश से इनकार किया है। उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि इस घटना में किसी भी तरह की आतंकी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का कोई एंगल नहीं है। श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एसएफएल की टीम दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी और उनके सहयोगी आतंकियों के घर से बरामद विस्फोटक का सैंपल ले रही है। उसी दौरान रात के करीब 11:20 पर धमाका हुआ। उस हादसे में अनेक लोग हताहत हुए। इसमें किसी तरह की आतंकी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का कोई एंगल नहीं। कानून के तहत इस तरह की घटना में
कि मजिस्ट्रेट की जांच अनिवार्य है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पंजाब के जिला फिरोजपुर में बुधवार को इलाके में शनिवार शाम को आरएसएस कार्यकर्ता बलदेव के बेटे नवीन अरोड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दो अज्ञात हमलावरों ने घर लौट रहे 40 वर्षीय नवीन को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल नवीन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों और इलाकों के लोगों में गहरा रोष है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही एसएसपी फिरोजपुर भूपिंदर सिंह और विधायक रणबीर सिंह भुल्लर मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिजनों को हमलावर के जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। हमलावरों की तलाश के लिए कई विशेष टीमें भी गठित की गई हैं। नवीन अरोड़ा जी हैगे सीगे ते इन्हां दा करीब 30-35 साल उम्र ते ये अपनी दुकान तो अपने घर जा रहे सी मोटरसाइकिल ते दो अणपछाते बंदियां ने आके इन्हां दे गोलियां मारियां ते जिन्हां दे नाल इन्हां दी डैथ हो गई। ते बड़ा अफसोसनाक एक यह इंसीडेंट है जिहड़ा होया। साडी पुलिस की मुस्तैदी असी पिछले दिनों बहुत जिहड़ियां माड़े अंसरां ते कार्रवाइयां करते आ रहे हैं, उस डिस्पाइट दैट यह इंसीडेंट हो गया ते अफसोसनाक इंसीडेंट है ते ये सारे शहर वास्ते साडी पुलिस वास्ते भी। ते असी इहदे विच पूरा हुण जोर लाया होया, 8-9 टीमां बनाईयां होईयां ते जल्द तो जल्द असी उन्हां नूं गिरफ्तार करांगे ते उन्हां ते जिहड़ा बनदी ढुकवीं सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक के रिश्तेदार अशोक बहल ने बताया कि मृतक के पिता और दादा आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। आरएसएस के साथ परिवार के जुड़ाव को हत्या का कारण माना जा रहा है। लड़का मरिया वो मेरा भतीजा ही सीगा। उन्होंने फादर जिहड़े बलदेव कृष्ण जी ने वो आरएसएस के एक बड़े सीनियर कार्यकर्ता ने तो बलदेव कृष्ण के पिता जी भी स्वर्गीय श्री दीनानाथ जी भी उन्होंने भी आरएसएस के विच बहुत सारिया सेवावां दित्तियां। 70 उम्र वो आरएसएस नाल जुड़े रहे। बलदेव कृष्ण जी भी समाज सेवा दे विच हर वेले तत्पर रहिंदे ने। कल उन्होंने बेटा दुकान तो जदों अपने घर जा रहा सी 7 बजे के करीब तो यूको बैंक के कोल दो लड़कियां ने उन्होंने पहले टारगेट किया होया सी। एक लड़का पिछे किते उन्होंने रेकी करदा आ रहा सी, एक अगे खड़ा सी। जदों ही वो यूको बैंक कोल पहुंचा तो उहदे सिर दे विच पिछले पासे 2 गोलियां मारियां, जो लगदा उहदी मौके ते जिहड़ी है वो डेथ हो गई। तो उस तो बाद बागी हस्पताल ले गए सी ते उत्थे उन्होंने डिक्लेयर करता कि ब्रॉड डेड। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर भारतीय प्रेस परिषद द्वारा दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय प्रेस परिषद की प्रमुख न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सीईओ विजय जोशी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर मीडिया जगत को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और प्रेस की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए गलत सूचनाओं से मुकाबला करने और सावधान रहने पर जोर दिया। सबसे पहले नेशनल प्रेस डे पर कंप्लीट प्रेस एंड मीडिया के जगत में जितने भी काम करने वाले हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। प्रेस का जो रोल है हमारे डेमोक्रेसी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए आज नेशनल प्रेस डे पे मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे काउंटर करें, प्रेस की क्रेडिबिलिटी को कैसे स्ट्रेंथन करें, उस थीम पे व्याख्यान रखा गया था। भारतीय प्रेस परिषद की प्रमुख न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने परिषद द्वारा भारत में पत्रकारों की बेहतरी के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों का जिक्र किया। Press Day is safeguarding press credibility amidst rising misinformation.
The responsibility of journalists has become more onerous in the present trying times. Over the recent years, the Council has taken several measures to strengthen journalistic ethics and safeguard press freedom through formation of subcommittees and fact-finding committees. During the last year, the Council came out with several studies and recommendations that touch upon every aspect that affects the credibility of the press today. The study report on guidelines for the media, police and security forces on reporting from conflict-affected areas focuses on the safety of journalists and maintaining sensitivity and balance while reporting conflict situations, so that journalists can work freely and independently. These steps reflect the Council's continuing efforts to improve working conditions, uphold ethics, and strengthen people's trust in the press. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर की अपनी यात्रा के दौरान राजधानी दोहा में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक में भारत और कतर के बीच ऊर्जा, व्यापार और निवेश समेत रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख पहलुओं की व्यापक समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया की मौजूदा स्थिति और अन्य क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। जयशंकर ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इसे सकारात्मक बताया। सरकार ने कहा है कि भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 2030 तक इसका आकार $100 अरब से भी ज्यादा हो जाएगा। डिजिटल तकनीक, युवाओं की बढ़ती मांग और रचनात्मक कामों के नए अवसर की बढ़त को और तेज कर रहे हैं। ये क्षेत्र हर साल लगभग 7% की रफ्तार से बढ़ रहा है और 2027 तक करीब 3067 अरब रुपये का हो जाएगा। सरकार का मानना है कि 2030 तक भारत सिर्फ कंटेंट देखने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया को नया कंटेंट और बौद्धिक संपदा यानी कि आईपी देने वाला प्रमुख देश बन जाएगा। पिछले 10 सालों में इस सेक्टर ने देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में अच्छा योगदान दिया है। खास बात यह है कि भारत में एनिमेशन और वीएफएक्स का काम 40 से 60% सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहां बड़ा और कुशल कामगार वर्ग मौजूद है। इसी वजह से कई विदेशी कंपनियां अपना पोस्ट प्रोडक्शन का काम भारत में कराती हैं। भारतीय कहानियां और कंटेंट अब दुनिया भर में पसंद किए जा रहे हैं। भारतीय ओटीटी दर्शकों में लगभग 25% लोग विदेशों से हैं। सरकार ने यह भी कहा कि एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी AVGCXR को औपचारिक पहचान देना इस क्षेत्र में नई ऊर्जा ला रहा है। कुल मिलाकर भारत का AVGCXR सेक्टर अब अगली बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। कर्नाटक के बेलगावी में भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 11 अपने गहन प्रशिक्षण चरण में पहुंच गया है। इस चरण में सैनिकों को शारीरिक प्रशिक्षण से लेकर युद्ध के दौरान काम आने वाली सभी महत्वपूर्ण तकनीकें सिखाई गईं। जवानों को बेहतर युद्ध शिक्षा देने के लिए ऑपरेशन इंद्रसेना जैसी केस स्टडी भी कराई गई। 2 दिनों तक चले इस कठोर चरण का समापन संयुक्त फायरिंग के साथ हुआ। टोक्यो में जारी डेफलिम्पिक के पहले दिन भारत के बधिर खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत की झोली में 4 पदक आए, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल रहा। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं भारत के मोहम्मद वानिया ने रजत पदक जीता। धनुष ने 252.2 पॉइंट्स के साथ बधिर खिलाड़ियों में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में भारत की माहिद संधू ने 250.5 अंक के साथ रजत पदक अपने नाम किया। भारत की ही कोमल मिलिंद वाघमारे ने कांस्य पदक जीता। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और विश्वसनीय खबरों के लिए जुड़े रहिए दूरदर्शन समाचार के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।